हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक न्यू लेक्चर में महत्वपूर्ण अधिनियम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में पूरी आपको मिल जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न, टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध किस वर्ष से है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1784। अगर पूछ ले कि किसके समय में, तो वारन हेस्टिंग्स के समय में। और इसी अधिनियम के तहत, इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी वारन हेस्टिंग्स ने की थी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1783 में कौन सा अधिनियम लाया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डंडाज अधिनियम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद 1783 में डंडाज अधिनियम के जस्ट बाद ही फॉक्स का भारतीय अधिनियम भी आया हुआ था। लेकिन ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, इन दोनों विधेयक को पारित नहीं किया जा सका, पारित नहीं हो पाया। और इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का जो स्थापना हुआ था वो किस एक्ट के तहत किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। कब किया गया था? 1774 में। ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि कब किया गया था, और लोग गलती कर देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उस 73 समझ करके 73 टिक करके आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे एक्ट 73 था और हुआ कब था? 74 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राज्य लेख प्रदान करता है। राज्य लेख का मतलब चार्टर एक्ट। कौन सा चार्टर एक्ट प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन और चाय को नहीं किया गया था। ये चीज ध्यान रखेंगे। उसको थोड़ा सा अलग किया गया था, हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सिर्फ 1813 में, जो कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख नियत की गई थी। यानी कि कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख जो कि नियत किया गया था भारतीय शिक्षा पर व्यय करना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर होगा, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे पूरा इंक्लूड करने की पूरी कोशिश भी की है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया था। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया था किस अधिनियम के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले जो भी अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर एक्ट द्वारा अनिवार्य किया गया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपने ये देख लिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1813। लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ था। 1833 चार्टर अधिनियम क्या कहता है कि बिना लाइसेंस भारत में आने जाने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी 1833 में, बिना लाइसेंस के। लेकिन 1813 में क्या था कि लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना अनिवार्य था। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित किस समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए रेगुलेटिंग एक्ट की जो संज्ञा दी गई थी वो किस समिति के सिफारिश पर दी गई थी। और उस समय जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीक्रेट्स जो कमेटी थी वो हम कह सकते हैं गुप्त समिति कह सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी।
किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल का उस समय। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? सुपर क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1858। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, जो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ करके सुनाया था, जो कि बाद में ये भारत परिषद अधिनियम बना था। और इसी अधिनियम में ये कहा गया था कि अब जो भारत का शासन था वो कंपनी के हाथों से ले लिया जाएगा और इसको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसके अंतर्गत हम और भी दो चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि 1858 के तहत ही गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्ट्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी, इसको इसी के तहत समाप्त कर दिया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत। तो ये सभी क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने जो यहाँ पे MCQ बना रखा है वही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसी बात पर अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 700 लाइक्स का। ठीक है, 700 लाइक्स आपको करने हैं इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था इस वीडियो के लिए और मैं आपके डिमांड के ऊपर पूरा खरा उतरा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नमाजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। बताइए कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहले जो हुआ करता था नमाजदगी जो होता था, उसके स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी, यानी कि 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन जो हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ, देखिए ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही क्या हुआ था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय, ठीक है, चाय तथा चीन के साथ जो व्यापार था उसको सभी के सभी समाप्त कर दिया गया था। लेकिन हम लोगों ने ऊपर में देखा था 1813 में सिर्फ और सिर्फ क्या था कि उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़ करके। लेकिन 1833 में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि बजट पर चर्चा या फिर बजट पर बहस करने की जो शक्ति मिली थी विधान परिषद को किस अधिनियम के तहत? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1892। ठीक है, 92 से आप याद रख सकते हैं, 92 से बहस, 92 से बजट और 92 से जो कि, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखिएगा। नियंत्रक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? नियंत्रक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो की गई थी, हम लोगों ने पहले ही देखा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, जो कि वारेन हेस्टिंग्स ने इसको स्थापित किया था। ठीक है, जिसको 1858 में समाप्त कर दिया गया। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। जो क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में देखा था उसी का ये थोड़ा सा चेंजिंग करके दूसरे लैंग्वेज में पूछा गया। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था? बताइए, मैंने आपको ऊपर में बताया था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बताइए कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो सही उत्तर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। कैनिंग द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है
किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, यानी कि जो म्यांमार है उसको भारत से अलग किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कब किया गया था ये भी कुछ पूछा जा सकता है। तो 1935 अधिनियम के तहत जो कि इसको 1937 में भारत से अलग किया गया था। क्लियर। और मैं आपको बता दूं कि इसको अलग करने के साथ ही साथ दो नए प्रांतों का गठन किया गया था, उड़ीसा और सिंध का। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी इसी अधिनियम के द्वारा। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? सुपर डुपर क्वेश्चन है, आप इसको किसी भी तरह से याद रखेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की बात करें तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1919 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। केंद्र में द्विसदनीय और प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, केंद्र में द्विसदनीय लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम में प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, और जो बजट पर बहस करने की जो शक्ति मिली थी वो इसके अंतर्गत मिली थी 1892 के तहत। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। क्लियर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा देखने के लिए। देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? ऊपर में हम लोगों ने देखा था क्या कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो मिली थी वो 1861 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर वर्तमान में बात करें तो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत है? तो 123 अनुच्छेद के तहत जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति इनको दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना किस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना किस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, 1892 अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी जाना जाता है। और साथ साथ हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि बजट पर बहस करने की जो शक्ति मिली थी इसी के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली थी वो 1935। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को क्लियर रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर अरुडेल समिति के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि 1935 में जो 3 अनुसूचियां बांटी गई, संघ, राज्य और समवर्ती, उसके अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां बची, तो अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई थी किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया? ये जो अधिनियम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिनियम हो जाता है कि भारत परिषद अधिनियम 1919। इससे कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में 2 चीज़ें क्लियर किया था। पहला मैंने आपको ये बताया कि केंद्र में द्विसदनीय जो विधायिका उसको लागू किया गया था, साथ ही साथ प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था इसी के तहत। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी के तहत दिया गया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था इसी के द्वारा। साथ ही साथ महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो की गई थी इसी के द्वारा की गई थी। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों के पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। मुसलमानों की पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था की गई थी वो किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या?
ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ठीक है, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को इस नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने किसे लिखा था? हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये जो बात लिखी गई थी लॉर्ड मिंटो के द्वारा, किसने लिखा था? देखिए लॉर्ड मिंटो का मतलब क्या, मिंटो जो थे वो वायसराय थे। क्लियर, लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मार्ले। जो मार्ले हुआ करते थे क्या थे, तत्कालिक भारत सचिव, ठीक है, मार्ले जो थे वो तत्कालिक भारतीय सचिव थे। इन्होंने लिखा था, लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या करें कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ऊपर में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्र में द्विसदनात्मक जो विधायिका है उसको स्थापित किया गया था, पारित किया गया था, स्थापना की गई थी। तो ये कह सकते हैं कि द्वैत शासन जो था प्रांतों में वो मैटेंग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत ही प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम की हुई, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि प्रांत में द्वैत शासन, अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई तो वो भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि प्रांतों में द्वैत शासन को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि प्रांतों में द्वैत शासन को 1935 के तहत समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को स्थापित कर दिया गया। आई होप कि ये बात आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन है? फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909। मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। और ये कब हुआ था? तो 1909 में लॉर्ड मिंटो मार्ले मिंटो अधिनियम इसको कहते हैं, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था? किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और इसमें हम बात करेंगे किसे शामिल किया गया था, वो प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंग्लैंड के भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है। कि मैं आपको फिर से बताता हूँ, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, इन दोनों नामों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि लोक सेवा आयोग का गठन और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? ऑलरेडी मैं आपको ऊपर में बता चुका हूं, जो कि आई होप कि आपको याद भी होगा। मैंने आपको बताया था कि 1919 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, जिसको किस नाम से जानते हैं, चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मैटेंग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के अंतर्गत महिलाओं को वोट देने का अधिकार, लोक सेवा आयोग का गठन, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, ये सभी चीज़ आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919, ठीक है, 1919 अधिनियम, मैटेंग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। नेक्स्ट प्रश्न, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त की गई? ऊपर मैं आपको यही बताना चाहता था कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना जो की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, ठीक है। और प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली की जो स्थापना की गई थी किस अधिनियम के तहत? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? तो ऊपर में जो हम लोगों ने देखा था 1919 वही तो है, मैटेंग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत 1919, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया?
किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। फेडरल यानी संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऊपर में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए, फेडरल यानी कि संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था? प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था और वो कितने प्रांतों में? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 प्रांतों में। अगर मैं आपको बताऊं कि 11 क्या था, तो 11 प्रांतों में आपको बता दूं कि 11 प्रांतों में विधानसभा को स्थापित किया गया था। यहाँ पे जो 6 देख रहे हैं, 6 प्रांत, वो कौन कौन से थे जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था? बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास। ये 6 आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है? अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है? ये जो बात कही गई थी, ये कही गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसके बारे में कुछ बात कही थी और वो क्या कहे थे? पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा। ठीक है, किसके? तो 1935 अधिनियम को इन्होंने कहा था जिन्ना ने कि पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित 6 प्रांतों में निम्नलिखित में से किसमें विधानमंडल स्थापित नहीं था? नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। ऑलरेडी मैं आपको ऊपर में बता चुका हूँ कि 6 प्रांतों में स्थापित किया गया था और उन 6 प्रांतों का नाम भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा कब वर्मा को भारत से अलग किया गया था? ये भी मैंने आपको ऊपर में बताया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके डिमांड के ऊपर मैं आपकी वीडियो लेकर आया था। तो मैंने जो लाइक का टारगेट 700 लाइक बताया, आप उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।